हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में एसएसटी का ही जो है पार्ट 2 वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 में हिस्ट्री का पहला चैप्टर बताया था और मैंने आपको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट करवाया था। तो यहाँ पर अब हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस बार हम इस वीडियो में ना पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको ब्रीफली ब्रीफली पढ़ेंगे। थोड़ा कल जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें कुछ हमने ज्यादा डीपली एक चैप्टर में टाइम लगा दिया था, तो फिर एक ही चैप्टर हो पाया था। तो यहाँ पहला है कि सत्ता की सादरी किसे कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले सुन सकते हैं। पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। सत्ता के सादर का मतलब होता है जब सत्ता को दो या दो से अधिक स्तरों पे बांट दिया जाता है ना, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेल्जियम है, इस कहानी में ना बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम में 59% आबादी जो डच बोलती है वो फ्लैमिश इलाके में रहती है। यार है ना, देखो फ्लैमिश इलाके में रहती है जो डच बोलती है। 40% जो लोग हैं जो वेलोनिया में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और ब्रूसलेस में जो बेल्जियम की राजधानी है ना, वो उल्टा है। 80% फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। समझ में आ गई। और जो बेल्जियम है ना, इसने अपने देश में लड़ाई को सुलझाने के लिए 4 बार संशोधन कर दिए। और ब्रूसलेस जो राजधानी है उसमें अलग से सरकार बनाई जाएगी, ये भी इन्होंने डिसीजन ले लिया। और ये जो संशोधन हुए थे ना, ये 4 बार हुए थे, ठीक है। 69 से 1993 के बीच में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखो ब्रूसलेस है ना, तो 20% फ्रेंच रहते हैं और 80% डच रहते हैं, ठीक है। तो ब्रूसलेस में दोनों को इक्वल राइट दिया गया। इन्होंने अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम थी ना, बेल्जियम ने सुलझा दी। दूसरी ओर श्रीलंका है। श्रीलंका में ना जब इसको आजादी मिली ना 1948 में, तो इसने अपने आप को जो है ना सिर्फ सिनलियों का देश बना दिया। सिर्फ उन्हीं को राइट दिए गए, तमिल वालों को राइट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर गृहयुद्ध चलता रहा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो श्रीलंका है ना उसमें जाट समुदाय में 74% सिनली बोलने वाले हैं, ठीक है। और 11 के आसपास श्रीलंका के तमिल है। भारतीय तमिल 1.2 के आसपास है और जो मुस्लिम है वो 9.3 के आसपास है। तो यहाँ पे श्रीलंका ने ना 1956 में कुछ कदम उठाए, और जो केवल सिनली वालों के लिए थे। बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दे दिया। विश्वविद्यालय जितने भी सरकारी नौकरी उसमें सिनली को इन्होंने वैल्यू दे दी। तो ये इन्होंने राजभाषा के रूप में भी सिनली को इन्होंने बोल दिया। तमिलों को मतलब राइट्स दिए ही नहीं इन्होंने, ये समझ लो। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ना, ये कौन कौन सी होती है। सत्ता की जो साझेदारी, इसके कौन कौन से रूप होते हैं। आप बोलोगे एक होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब होता है जितना ऊपर होगा उतना ताकतवर होगा, जितना नीचे होगा उतना कम ताकतवर होगा, ठीक है। एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। तो ऊर्ध्वाधर में ऊपर केंद्र सरकार है, फिर नीचे राज्य सरकार, फिर इस तरीके से स्थानीय सरकार, जैसे से नीचे चलता रहेगा। और क्षैतिज का मतलब होता है एक ही लेयर में, ठीक है। तो क्षैतिज में जो है क्या आता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, जितना ऊपर होगा उतना पावरफुल होगा केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, इस तरीके से स्थानीय सरकारें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सत्ता की सादरी के रूप में पहला होता है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो। फिर तीसरा होता है यहाँ पर जो अलग अलग सामाजिक समूह है ना, अलग अलग सामाजिक समूह जैसे बेल्जियम के अंदर थे उनका। और एक होता है दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलन। पता है दबाव समूह किसे कहते हैं, जो किसी उद्देश्य के लिए आपस में इकट्ठा होते हैं, जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अस्तित्व से हट जाते हैं। जैसे टीचर्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए, डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो डॉक्टर्स का एक ग्रुप रहेगा जो सरकार पे दबाव डाल जाएगा। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो हट जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही याद रख लो। क्षैतिज में देखो दोबारा से बता रखा है, क्षैतिज में 3 इक्वल पिलर्स हैं। ये तीनों आपस में जो है ना एक दूसरे से ज्यादा बड़े ना कम है। तीनों की अपनी अपनी पावर है, एक दूसरे को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक दूसरे की सुन भी सकते हैं। देखिए, तो क्षैतिज में ना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है।
कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। पता है आपको? फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है, बताओ। अब बोले कि दो कारण होते हैं सत्ता की साझेदारी के, एक युक्तिपरक, दूसरा नैतिकपरक। जब लाभ या हानि को ध्यान में रखकर हम कोई फैसला लेते हैं ना, उसे युक्तिपरक कहते हैं। नैतिक मतलब होता है जो एक मानवता के लिए करते हैं, जो लोकतंत्र की आत्मा को जो है ना मजबूत कर देता है, वो नैतिक तरक होता है। अगर ये नहीं करोगे तो नुकसान हो जाता है, ये नहीं करोगे ना तो मानवता एक तरफ से खत्म सी हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है। तो अगर कोई पूछेगा ना सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो एक युक्तिपरक है, दूसरा नैतिकपरक है। फिर बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? जब देखो, अगर किसी देश में एक धर्म के लोग ज्यादा है, ठीक है, वो बहुसंख्यक होता है। क्या होता है? जब एक देश में एक धर्म के लोग ज्यादा है, जैसे श्रीलंका में सिनली ज्यादा है, तमिल का में है ना, तो वो बहुसंख्यक होंगे सिनली। लेकिन अगर वो ज्यादा है इसलिए वो जो कम है उन पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। जब आप ज्यादा होने की वजह से दूसरों की इच्छाओं की अवहेलना करने लग जाते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको सुख सुविधाएं नहीं देते हैं, उनको स्कूल अस्पतालों में मतलब अनेक तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ती है, उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता, उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, तो उससे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ठीक है। और भारत देखो कितना सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, यानी धर्म जाति भाषा के लोग सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर संघवाद। ठीक है। संघवाद का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती है ना किसी देश के अंदर, वो है संघवाद। तो अगर कोई पूछेगा ना संघवाद या संघीय शासन की व्यवस्था क्या होती है, तो पूछेगा ना संघीय शासन की क्या व्यवस्था है, आप बोलोगे सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होती है, अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। देख लो दिल्ली है ना, दिल्ली पर केंद्र सरकार भी राज कर रही है और रेखा गुप्ता भी राज कर रही है मुख्यमंत्री। तो जब एक ही प्रकार के लोगों पर अलग स्तर के लोग शासन करते हैं ना, वही तो विशेषता है संघीय शासन की। सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होती है, दो या अधिक लेवल पे। बताओ भारत में है दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें हैं? आप बोलोगे है। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, है ना, उससे नीचे होती है राज्य सरकार, फिर कौन सी होती है उससे नीचे? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भारत में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। इस 73-74 की वजह से गांव में ग्राम पंचायत बन गई, शहर में नगर पालिका नगर निगम बन गए, और यहाँ 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। नगर निगम महापौर वगैरह मेयर वगैरह चुने जाते हैं, जो गली मोहल्लों की सफाई करवाना, छोटे मोटे जो छोटे स्तर पर जो नगर निगम के स्कूल होते हैं वो खुलवाना, आंगनवाड़ी की व्यवस्था करना, ठीक है, मेले करवाना, बहुत सारे काम करते हैं स्थानीय सरकार। तो है ना भारत के अंदर स्थानीय शासन भी, है ना प्यारा भारत देश हमारा। अभी कह रहे संघात्मक और एकात्मक में क्या अंतर है? आप बोलोगे संघात्मक में दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होती है, जबकि एकात्मक में शासन का एक ही स्तर होता है। संघात्मक में केंद्र भी होती है, राज्य भी होती है, और जबकि एकात्मक में केंद्र राज्य सरकार को विशेष आदेश दे सकती है, और यहाँ पे अगर राज्य है ना तो उसको विशेष आदेश नहीं दे सकती। सुन रहे हो मेरी बात? अब जो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। संघात्मक का एग्जाम्पल भारत, कनाडा, जर्मनी। एकात्मक का फ्रांस और चीन। अब आ जाओ संघवाद के प्रकार कौन से होते हैं बच्चों। अगर संघवाद के प्रकार बोलेगा ना, एक होता है साथ आकर संघ बनाना और एक साथ लेकर संघ बनाना। देखो साथ आकर संघ बनाने में क्या है, जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री है, एक कंट्री है, एक कंट्री है, ठीक है। अब साथ आकर मतलब आओ सारे एक साथ, चलो अब मिलकर शक्तिशाली हो जाए, तो ये है साथ आकर संघ बनाना। अलग अलग थे, साथ आ गए सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया फिर तरह से अमेरिका। और ये साथ लेकर है, ये पहले से साथ थे, अयो साथ में, ठीक है। अब ये साथ लेकर ही चल रहा है, जैसे भारत, ये रहा पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, बिहार, असम, तो ये सारे राज्य सारे साथ लेकर चल रहा है। तो जहां साथ लेकर ये साथ रहकर संघ बनाते हैं उसे बोलते हैं भारत, बेल्जियम। और जहां साथ आकर संघ बनाते हैं तो वहां पर होता है अमेरिका, मतलब एग्जाम्पल है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अब 3 प्रकार के जो कानून होते हैं ना,
वो होते हैं एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, एक होती है यूनियन लिस्ट। देखो, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। ये लिस्ट होती है, इसमें केंद्र सरकार डिसीजन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे जो भी बैंकिंग का काम हो गया, जो भी कम्युनिकेशन का काम हो गया, जो भी विदेशी मामला हो गया, जो भी देश की रक्षा का मामला हो गया, नोट छापने, करेंसी का काम करना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। राज्य सूची में आता है कि जो राज्य की सरकार करती है। जैसे दो याद कर लो, सिंपल सिंपल, एग्रीकल्चर का काम, ट्रेडिंग का काम, और व्यापार वगैरह हो गया, ये इरिगेशन हो गया, सिंचाई वगैरह। समवर्ती का मतलब होता है जिसमें दोनों मिलकर निर्णय ले सकते हैं। जैसे भारत में अगर किसी को बच्चा गोद लेना है, शादी करनी है, तलाक को लेना है, तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों फैसले करवा सकती है। ये लिखा, शिक्षा, एजुकेशन भी दोनों में आती है, हेल्थ भी दोनों में आती है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों डिसीजन ले पाए, उन कानूनों को समवर्ती सूची कहते हैं। जिसमें से राज्य फैसला लेगी उसे राज्य सूची कहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी ना, उससे हम संघ सूची कहते हैं। और कभी कभी ये पूछ लेता है, क्योंकि वैसे तो चांसेस कम है। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 हो चुके हैं संघ सूची में। इसमें 61 और इसमें अब हो चुके हैं 52। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में आ रहा था कि मान लो ये तो पहले से डिसाइड हो गया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई कौन क्या क्या निर्णय लेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर एग्जाम में फ्यूचर में कोई नया फैसला लेना हुआ, वो इनमें से किस में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कंप्यूटर वगैरह पे अगर कोई भी कानून था ही नहीं कि कौन तय करेगा, तो अगर कोई ऐसे फ्यूचर में कोई चीज डिसीजन लेने वाली आ जाती है ना, जो पहले कभी नहीं थी, तो उसको रखते हैं अवशिष्ट शक्तियों में। किसमें लगते हैं? अवशिष्ट, रेसिडुअल। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाती है। किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाती है। ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कोई चीज डिसीजन लेनी पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर डिसीजन लेगी। ठीक है, फिर ना भारत में भाषा को लेकर क्या बात हुई। देखो, पहले जब भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कहा गया। लेकिन कई राज्यों ने इसका विरोध किया, तो फिर यह फैसला लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा और धीरे धीरे हिंदी के विकास के लिए काम किए जाएंगे। और जब सब पूरे विश्वास से पूरे देश में जब इसका स्तर बढ़ता चला जाएगा, सब इसको विश्वास में ले लेंगे, तो इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाएगा। तो भारत ने टोटल भाषा नीति में ये नहीं किया कि सब पे एक ही भाषा थोप दी, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है ना। तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एग्जाम में अगर हिंदी की छोड़कर कितनी भाषाएं हैं, तो हिंदी की छोड़कर 21 है, टोटल हिंदी को मिला के 22 हो जाएंगी, जिन्हें अनुसूचित किया गया। ये याद रखना, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? थोड़ा मेन मेन हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या फैसला होना था, कि भाई सेंटर को पावरफुल बनाया जाए या स्टेट को। देखो, जब देश आजाद हुआ था ना, तो ये फैसला लेना था कि सेंटर को पावरफुल बनाया जाए या स्टेट को। तो कुछ लोग कहते थे कि सेंटर को पावरफुल बनाया जाए, कुछ स्टेट को, कुछ केंद्र को, कुछ राज्य को पावरफुल बनाना चाहते थे। तो बाद में ये डिसीजन लिया गया कि सेंटर को पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि पूरे देश को कंट्रोल एक के हाथ में होना बहुत जरूरी है, और देश की अखंडता एकता के लिए बहुत जरूरी है। विदेशी ताकतों से अगर हमें कोई कंपटीशन या किसी को लड़ना पड़े, तो सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, ताकि वो सभी पे कंट्रोल भी रख सकेगी। और राज्य को अधिकार भी दिए गए ताकि वो अपने इलाकों में अच्छा डेवलप कर सके। लेकिन उन्हें इतनी पावरफुल नहीं दी गई कि वो कल को अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दे। इसलिए सेंट्रल को ज्यादा पावर दी गई है। ये जो मैंने बोला, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और बना बना के अपना बोल सकते हैं। मैं तो आइडिया ले लेके आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया कि भारत के अंदर स्थानीय शासन भी है। 73वां गाँव के लिए था, 74वां शहर के लिए था। ठीक है, गाँव के अंदर पंचायत वगैरह बनाई गई, और शहर के लिए क्या बनाई गई? नगर निगम, नगर पालिका वगैरह बनाई गई। ठीक है ना। गांव में 3 स्तर दिए गए थे, है ना। पंचायत होता है, जिला होता है और खंड होता है। पंचायत नंबर 1 पे, फिर उसके बाद खंड होता है, ब्लॉक, उसके बाद तीसरा नंबर पे जिला होता है। तो 3 लेवल होते हैं। तो पंचायत का सदस्य अगर बनना है तो 18 साल से ऊपर अगर आप गाँव के सदस्य तो बन जाओगे। ठीक है, तो पंचायत समिति बहुत अच्छे काम कर रही है। और देखो लिखा हुआ है कि पहले पंचायत है, फिर ये मंडल है, उसके बाद जिला परिषद है। ये देखो, तो 3 हो गए ना। ग्राम पंचायत हो गई, ये लाइन से मुश्किल है आने का चांस है, लेकिन सुन लो, पंचायत और तीसरा जिला परिषद। नगर निगम शहरों के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ डाटा आ सकता है कि नगर निगम, नगर किसको कहा जाएगा, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। और नगर निगम का जो हेड होता है मेयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जैसे भारत या दिल्ली या राज्य कोई भी है, इसमें जो नगर निगम होगी ना, उसमें जो प्रधान बनाया जाएगा ना,
पदाधिकारी पद दिया जाएगा, उसे मेयर कहते हैं। तो अगर पूछेगा ना नगर निगम या पंचायत के क्या काम है तो बता दोगे ना? बोले कि सड़कें बनाने का काम करते हैं, कुएं खुदवाते हैं अगर गाँव है तो, खेती बाड़ी की व्यवस्था में मदद करते हैं, सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं, किसानों के लिए मतलब बहुत सी मदद प्रदान करते हैं, और आंगनवाड़ी में खुलवाने का काम करते हैं। छोटे जो नगर लेवल पर जो स्कूल होते हैं नगर निगम वगैरह, ऐसे स्कूलों को खुलवाते हैं। ठीक है, बाकी कहीं जो है ना पानी की व्यवस्था भी करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं इनके, नहीं तो आप छोटे छोटे नॉर्मल तो लिख ही दोगे, सड़कों का नालियों का तो लिख ही दोगे, पार्क का भी लिख दोगे, ठीक है, मेले का भी लिख दोगे, मेले का काम करवाते हैं ना। तो समुदाय भवन भी इनके अधिकार में होते हैं, तो वहाँ पे शादियाँ पार्टियाँ वगैरह जो है उससे पैसा इकट्ठा करके उसी इलाके के विकास के लिए लगाते हैं। पैसे के स्रोत सोर्स क्या होते हैं बना बना के बता दें। ठीक है, टैक्स वगैरह लेते हैं दुकानों से, मेले वगैरह करा के उससे पैसे आते हैं इनके पास। ठीक है, फिर ये जाति धर्म और लैंगिक मामले हैं। तो अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? बोले कि भारत के अंदर जो बहुत गरीब और जो भूमिहीन लोग थे ना, सामाजिक और आर्थिक से पिछड़े हुए थे, उन्हें बोलते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है, जो गरीब है, सामाजिक और आर्थिक से पिछड़े हुए थे, उनको बोला गया अनुसूचित जाति। ठीक है, और सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने आप को बढ़िया समझते हैं, बेहतर समझते हैं, और फिर उस पर अत्याचार करते हैं। जैसे अब भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म है, धर्म अलग अलग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने धर्म को अच्छा मान के और दूसरे धर्म को बेकार मान के उस पर अत्याचार कर रहे हो, तो ये सांप्रदायिकता कहलाते हैं। फिर ये दंगे हो जाते हैं, मारकाट होते हैं, कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इनसे बचना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिकता के नुकसान क्या है, और सांप्रदायिकता जब राजनीति का रूप ले लेगी तो क्या होगा? तो भयानक रूप हो जाएगा, क्योंकि अगर एक धर्म के लोग ज्यादा है और दूसरे धर्म के लोग कम है ना, तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक धर्म के लोग ज्यादा दूसरे धर्म के लोग कम है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, गलत है। हर धर्म को सही से रहने का, अच्छे से रहने का, जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि अगर सांप्रदायिकता राजनीति में चलेगी तो क्या होगा? क्योंकि अगर राजनीति में चलेगी तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो एक धर्म के लोगों को शय देगी, सपोर्ट करेगी, और फिर दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा, उनके ऊपर कई प्रकार की जातियां होंगी। तो ये आप बता सकते हो वो लामबंद करेंगे। ठीक है, दूसरे जो कम जो धर्म के लोग हैं उन पर उन्हें भय लगेगा, उनके ऊपर अत्याचार होंगे, उनसे अपील की जाएगी। तो ऐसे आप बता सकते हो नरसंहार होगा, कई लोग मारे जाएंगे। तो अगर वो पॉलिटिकल रूप ले लेते हैं तो बड़ा भयावह रूप हो जाता है, जैसे आपने भारत के आसपास के देशों में देखा भी है। ठीक है ना, भारत में जातिगत बाधाएं टूट रही है, कारण बताइए, बताओ। देखो, जातिगत मतलब तो जब आप एक ही जाति को और एक ही जाति को सपोर्ट करो, तो बोलोगे ये तब टूट जाती है जब लोग शिक्षित हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं। जब शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, तो धर्म का मामला नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना था। नारीवाद पता किसे कहते हैं? क्या होता है नारीवाद? जब महिलाएं जो कहते हैं हमें भी पुरुषों के समान अधिकार चाहिए, तो ऐसा जो आंदोलन है ना, ये ऐसा जो विश्वास है, उसे नारीवादी कहा जाता है। और अगर हम ऐसा आंदोलन चला रही है महिलाएं कि हमें भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए, हम क्यों पुरुष से तो पीछे रहे, हमें भी पूरा अधिकार है, तो ऐसे जो आंदोलन है, जब महिला अपना पूरा सम्मान चाहती है, पूरी रिस्पेक्ट चाहती है, मेरा ये मानना है कि सभी को रिस्पेक्ट मिली, सबको पूरी इक्वल राइट है, तो किसी अत्याचार होना नहीं चाहिए। तो नारीवादी समझ में आ गया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें महिलाएं चाहती है कि उनको पुरुषों के समान ही अधिकार मिले, वो नारीवादी सिस्टम कहलाता है। और पितृसत्तात्मक क्या होता है? पिता के बाद बेटे को, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को अधिकार मिलना, तो ये पितृसत्तात्मक कहलाता है। और देखो ये सच भी है, आज भी भारत के अंदर जो विधायिका है ना, उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। लोकसभा में 2019 में सिर्फ 14% महिलाएं हैं, देख लो, 100 में से सिर्फ 14%। भारत सरकार ने स्थानीय सरकार में तो आरक्षण दिया है, 3 में से 1 जो नौकरी है वो महिला को रिजर्व करी है, लेकिन अभी बहुत कम है। अभी और मतलब इसके लिए काम होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के साथ देखो कैसे कैसे भेदभाव होता है, बना बना के लिख सकते हो। जैसे काम करते हुए कम वेतन मिलता है, ठीक है, और लिंग अनुपात महिलाओं का कम है। माँ बाप बेटा चाहते हैं तो बेटी को पैदा होते मार देते हैं या गर्भपात करवा देते हैं, ये आप बता दोगे। ठीक है, ये आ जाता है, तो आप इसको बता दो, क्योंकि ये ना जागरूकता के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे थोड़ा अवेयरनेस रहे समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, अगला राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। पता है किसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी? अगर आप सिंपल बताना चाहोगे ना, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता में
आना चाहते हैं। देखो, भारत के अंदर बहुत सी पार्टी जो सत्ता में है ना, और भारत के अंदर बहुत सी पार्टी जो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता मतलब पावर में आना चाहती है, इस देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। तो वो राजनीतिक दल होते हैं, बोलोगे राजनीतिक दल विरोधी दल होते हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जो सत्ता को पाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब सत्तारूढ़ किसे कहते हैं? जो सरकार चलाते हैं। और दल बदल जब एक पार्टी को छोड़ के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। और उसमें इतने बहुत हैं, ये देखो, ये आ जाता है कि भाई, ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं, इसमें 3 जने होते हैं। एक होता है नेता, एक होता है एक्टिव मेंबर, और तीसरा होता है न्यायी। मान लो ये व्यक्ति नेता है, ठीक है, ये नेताजी है, चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके आसपास जो घूम रहे हैं, क्योंकि ओ साहब जी, हमारे नेताजी को वोट देना भाई, तो ये सक्रिय हो गए। लेकिन जो जनता वोट डाल रही है, जो चुपचाप वोट डाल के आ जाती है ना, जो बताते हैं कि हम किस पार्टी के हैं या किसको वोट डाल रहे हैं, वो होते हैं अनुयायी समर्थक। तो 3 जने होते हैं राजनीतिक दल में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया राजनीतिक दल क्या होते हैं। ये बस जरूर लिखना, संगठित समूह होता है। ये जो लिखना, ये ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, जो चुनाव लड़ता है, सरकार में या तो बने रहता है या सरकार में आना चाहता है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये राजनीतिक दल के काम क्या है, बता दो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बोलोगे चुनाव लड़ती है, कानून का निर्माण करती है, ठीक है, जो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है अगर सत्ता में नहीं है तो, ठीक है, मुद्दों को उठाती है, जनता का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, ठीक है। भारत में कितने पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं? देखो, भारत में तो बहुत सारी हैं। ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कितने कितने हो सकती है। देखो, कुछ देश आते हैं जहाँ पे एक ही दलीय व्यवस्था है, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे 2 दल से ज्यादा। एग्जाम में बोलेगा बताओ ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, बोलोगे चीन। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी होती है, अमेरिका, यूके। ये आसान है ना कितना, एक पार्टी हारी दूसरी जीत गई, एक हारी दूसरी, 2 ही पार्टी रहेंगी, तीसरी हो ही नहीं सकती, काम ही खत्म। देख रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? बहुदलीय का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी पार्टियां हो सकती है, 2 से भी ज्यादा। भारत है इसका एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, बताओ। आप बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो वो अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टी कैसे बताएगी कि भाई देखो गलत काम कर रहे हैं, हाँ या ना, यस या नो। तो आप बहुत सारे इसके पॉइंट बता सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो देश के लिए पॉलिसी बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी है जो देश की कानून वगैरह बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। पॉलिटिकल पार्टी होती है जो जो सत्ता में पार्टी है ना, उसको सही से काम करे इस तरीके से वो उसको मदद करती है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल पार्टी और जो रीजनल पार्टी, उन दोनों में क्या डिफरेंट है। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछ लेता है कि नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल दो और जो रीजनल पार्टी उसके एग्जाम्पल दो। राष्ट्रीय दल की पार्टी किसे कहेंगे, बोलोगे जिसे कम से कम 6% वोट मिले पूरे देश का, और 4 राज्यों की विधानसभा में उसे, जो है ना, यहाँ पर देखो लोकसभा में जितने चुनाव होता है ना, उसमें कुल वोट का, या 4 राज्य की विधानसभा में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% वोट मिले। देखो दोबारा सुन लो, नेशनल पार्टी से बोलेंगे जिसे पूरे देश में अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव में 6% उसे वोट मिल जाए, या भारत के जो 4 राज्य है, ठीक है, उनकी विधानसभाओं का 6% वोट मिल जाए, और लोकसभा की कम से कम 4 सीटें वो जीतेगा, तब उसे नेशनल पार्टी कहेंगे। सिंपल है, देखो पूरे देश में 6% वोट और 4 लोकसभा की सीटें मिलेगी तो वो नेशनल पार्टी है। या विधानसभा में 4, जो है ना, 4 राज्यों की विधानसभा में, ठीक है, 6% वोट मिल जाए और 4 लोकसभा की सीट मिल जाए तो नेशनल पार्टी है। अब रीजनल पार्टी किसे कहेंगे, क्षेत्रीय पार्टी किसे कहेंगे। आप बोलोगे अगर विधानसभा की 2 सीट मिल गई और राज्य विधानसभा के 6% वोट मिल गए कम से कम, तो उससे हम क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे। मतलब लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसे लोकसभा की 4 सीटें चाहिए, और अगर उसे क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो उसे राज्य की विधानसभा की 2 सीटें चाहिए कम से कम। देखिए, भारत में ना यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन कौन सी, जो है ना, भारत में नेशनल पार्टीज हैं, और ये बता रहा है कि 2023 में 6 नेशनल पार्टी थी, और नवीनतम जानकारी के अनुसार 6 दल राष्ट्रीय दल का दर्जा रखते हैं, और अभी भी 6 ही है नेशनल पार्टी।
तो इनके चुनाव चिन्ह के ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा मैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे पूछ रहे था। आप किसी एक पार्टी का याद कर लेना कि नेशनल पार्टी जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, इनकी क्या फीचर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी इनका क्या चुनाव चिन्ह है, ये एक बार आप खुद थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगी। आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी में आ चुकी है और ये 26 नवंबर 2012 को बनी थी, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है ना, पता कौन सी पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टियां। और एग्जाम में ना इनमें से कोई भी आ सकता है, वो बोलेगा उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी जनता दल। ज्यादातर पता कौन सा पूछा गया है, ज्यादातर पंजाब की पूछी गई है कि पंजाब की कौन सी है, शिरोमणि अकाली दल। और ज्यादातर पूछा गया जिस राज्य में अभी भी चुनाव हुए हैं ना, उसका पूछ लेते हैं। जैसे बिहार में अभी हुए हैं, तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल। ये भले राष्ट्रीय जनता दल लिखा है, लेकिन ये है प्रांतीय पार्टी, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि देखो ये कुछ पॉइंट है, पढ़ लेना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और भारत में पहली बार जब चुनाव हुए थे ना, वो 1951-52 में हुए थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, और कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी, जो हाथी जिसका चुनाव चिन्ह है। 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया था, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मतलब अगर कोई पार्टी का एक सदस्य जीत जाता है फिर दूसरी पार्टी में चला जाता ना, तो इसको रोक दिया जाता। ऐसे क्या होता था, जो पार्टी जीत सत्ता में आने वाली है, मतलब जिसका मुख्यमंत्री बनने वाला है, उस पार्टी से जने दूसरी पार्टी में चले गए, तो वो पार्टी जीतते हुए हार जाती थी। तो दल बदल बड़ा बेकार था। अब क्या है कि अगर कोई इसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा ना, तो वो सीट कैंसिल होगी, दोबारा चुनाव होंगे, तो इससे क्या होगा, पार्टी छोड़ना मुश्किल हो जाएगी। तो दल बदल कानून बनाया गया था 1985 में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों की समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं, बताओ। कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी खोलता है तो उसको क्या दिक्कत आती है। आप बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी चला रहा है, तो उसको एक आता है वंशवाद की चुनौती, की मेरे बेटे का मेरा बेटा या मेरी बेटी बने सत्ता में, वही आए। ये बड़ी दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टीज में। और विकल्पहीनता, मतलब अब लोगों को पता है कि दो पार्टियां ही हैं, ये हारेगी तो ये राज करेगी, ये हारेगी तो ये राज करेगी, तो लोगों के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, इन जो पॉलिटिकल पार्टी, इनके पास इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। कुछ ही लोग पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, जैसे एक पार्टी है, उसी के कुछ नेता अपनी पूरी पार्टी को चला रहे, बाकी नेता बस उनके आगे पीछे घूमते रहते, उनकी चलती नहीं है। तो फिर ऐसे पार्टियां कमजोर हो जाती हैं। ये कह रहा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मान लो 3 नेताओं ने कोई डिसीजन लिया, चौथे को पता नहीं चला, तो फिर ऐसी पार्टी कैसे चलेगी। तो ऐसी पार्टी टूट जाती है। क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और भारत के इतिहास में कितनी पार्टियां जो थी ना, वो टूट टूट के और बढ़ती गई। आप इतिहास चेक करोगे ना, बहुत सारी पार्टियां हैं। और भारत की सबसे पुरानी पार्टी में भी बहुत सारे, मतलब विचारधारा अलग हुई, तो बहुत सी पार्टी जो है वो टूटती चली गई। ये कमियां तो है राजनीतिक दलों की चुनौतियां। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है, अगर उस पार्टी में गुंडे वगैरह पहुंच जाते हैं तो भी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की कमियां बता देना। ये कह रहा आप बताओ पॉलिटिकल पार्टी में क्या सुधार करोगे, बोलो दल बदल कानून को और सख्त किया जाए, ठीक है। जो जो अपराधी है ना, उनको पार्टी में शामिल ना होने दिया जाए, क्योंकि फिर वो अपना दबदबा बना के रखते हैं, है ना। और समय समय पर राजनीतिक दलों के में समय समय पर सांगठनिक चुनाव। एक और भी अभी चल रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी में सुधार के लिए, कि अगर किसी एक इलाके से किसी पार्टी के सदस्य को चुन लिया गया, और लेकिन अगर लोग कह रहे हैं नहीं हमें इस व्यक्ति को हटाना है, तो बीच में दोबारा चुनाव करवाने की बात भी हो जाए, अगर उस इलाके के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो मतलब एप्लीकेशन जारी करते हैं। अगर ऐसा भी कानून बन जाए तो और अच्छा है। हर नेता फिर सही से डर डर के पूरे 5 साल अच्छे से काम करेगा, है ना। ये बात है, नहीं तो 5 साल तक वेट करते रहो। ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें कौन कौन से सुधार अभी हाल में किए गए और भविष्य में किए जा सकते हैं। देखो हाल में क्या किया, दल बदल कानून को हटाया गया है, आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है, ठीक है। और जो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स जो होता है। भविष्य के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं कि सदस्यों का रिकॉर्ड रखा जाए, महिलाओं के लिए रिजर्व सीट बनाई जाए, लोगों की भागीदारी की जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपसे ये शेयर कर दिया। अब ये एक रह गया लास्ट। तो देखिए लास्ट है, ये सुन लो, लोकतंत्र के परिणाम। अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है, तो
उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। ये ला कि लोकतंत्र के परिणाम क्या निकलेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वो बाकी सारे सिस्टम से बढ़िया क्यों है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी क्यों है, राजा के राज से अच्छी क्यों है, सैनिक के राज से क्यों अच्छी है, बताओ। आप बोलोगे अगर किसी देश में, ये पता है क्या है, इसको घुमा के पूछेगा ना कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या है, तो बता दोगे कि लोकतंत्र की शासन प्रणाली अच्छी क्यों है, बेहतर क्यों, बढ़िया क्यों है। आप बोलोगे लोकतंत्र इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समानता मिलती है, सभी को गरिमा, रिस्पेक्ट वगैरह पूरी मिलती है, डिग्निटी मिलती है उनको। इसमें टकराव होते हैं ना, तो उसको ये नहीं मार काट के सुलझाया जाता है, बहस होती है, उसमें अच्छा निर्णय लिया जाता है, इसमें गलती को सुधार सकते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जो फैसला कोर्ट ने ले लिया या हमने मतलब संसद में पास कर दिया, ये नहीं है कि अब वो लकीर हो गया, पत्थर की लकीर हो गया, वो बदल नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले को रोक लगा सकती है। ये हमारे लोकतंत्र की खास बात है, फायदा है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र क्यों अच्छा है। आप ये बता दोगे ना, ये नागरिकों को समानता प्रदान करती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। ये इसमें फैसले एकदम नहीं लिए जाते, धीरे धीरे लिए जाते हैं, हाँ है ना, सोच समझ के लिए जाते हैं, और इसमें डिस्कशन होता है, बहस होती है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इन तीनों में से पक्का आएगा, ये पूरा एक क्वेश्चन दे देगा कि लोकतंत्र के परिणाम क्या है। देखो, लोकतंत्र के परिणाम को तीन भागों में बांटा जाता है, एक है राजनीतिक परिणाम, एक है आर्थिक परिणाम, और तीसरा है सामाजिक परिणाम। तो आप बताओगे राजनीतिक परिणाम में क्या है, मतलब अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो उसमें पॉलिटिकल पे क्या रिजल्ट निकलेगा। आप बोलोगे अगर किसी देश में लोकतंत्र है ना, तो वहां पे जो सरकार बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, जिम्मेदार सरकार बनेगी, जवाबदेह अकाउंटेबल बनेगी, और वैलिड बनेगी। एग्जाम में मतलब वैलिड सरकार किसे कहते हैं, क्योंकि वैलिड उसे बोलेंगे जो चुनाव लड़कर जीत कर फिर सत्ता में आती है, उस वैलिड गवर्नमेंट कहते हैं, वैध सरकार बोलते हैं, क्योंकि वहां लोकतंत्र है ना। और जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबल, मतलब जो सरकार अगर जीत कर आई, जो उसने वादे किए ना उसे पूरे करने पड़ेंगे, अगर नहीं करती तो जनता को जवाब देना पड़ेगा, अगली बार जनता से वोट नहीं देगी। फिर है आर्थिक परिणाम, अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो उसका आर्थिक परिणाम क्या निकलेगा। बोलेगे उस देश में समृद्धि बढ़ेगी, उस देश में असमानता कम होगी, अमीर गरीब के बीच की दूरी कम होगी, क्योंकि सरकार ऐसे प्रयास करेगी, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगेगी, गरीबों को छूट देगी, उन्हें फ्री में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, ताकि गरीब भी अपने जीवन को अच्छा कर सके, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके, वो अमीर बन सके। सामाजिक परिणाम क्या निकलेगा, अगर किसी देश के अंदर लोकतंत्र तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलोगे समाज में तालमेल बढ़ेगा, सब सद्भावना से रहेंगे, धर्म जाति भाषा नहीं जो है ना वो मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के अंदर जो टकराव है उसको प्यार सुलझाने की बात करेंगे, उनको सुधारा जाएगा, और विविधता में एकता की बात आएगी। ये सामाजिक इसका रिजल्ट निकलेगा। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, लाइक कर दोगे वो भी काफी होगा। इतना ही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।